बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। वीवर्स, आज हमने चैप्टर नंबर 6 जो कि प्रोबेबिलिटी का है, इसके क्वेश्चन नंबर 6.32 और 6.33 को सॉल्व करना सीखना है। क्वेश्चन को समझने और उसको सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपके लिए आसानी रहे नेक्स्ट वीडियोज़ हासिल करना में। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6.32 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल 3-1 की तरह है। उसमें बैग की टर्म यूज़ हुई थी, इसमें अर्न की बात हो रही है और अर्न का मतलब होता है उर्दू में थैला, तो लिहाजा हम इसको बैग ही कंसिडर करेंगे। बैग का लफ्ज़ ही यूज़ कर लें तब भी कोई मसला नहीं है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 2 बैग्स का जिक्र है, उसमें कुछ नंबर ऑफ़ बॉल्स हैं और दोनों में एक एक की सिलेक्शन करनी है। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जिक्र किया था कि दोनों वाइट हों, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद फिर दोनों ब्लैक हासिल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी। इस क्वेश्चन में राइटर ने कह दिया है कि दोनों में से जो एक एक बॉल की सिलेक्शन करनी है वो दोनों सेम कलर की बॉल्स आएँ। आइए ज़रा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जी आसानी के लिए। हमारे पास क्या है 6.32 में 2 अर्न्स यानी 2 बैग्स कंटेन रिस्पेक्टिवली 3 वाइट 7 रेड, और उसके बाद हमारे पास क्या है 15 ब्लैक बॉल्स, और उसके बाद फिर जो सेकंड बैग है उसमें 10 वाइट 6 रेड और 9 ब्लैक बॉल्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉल्स गिवन है जो कि आपके सामने मेंशन है। बैग 1 बैग 2 यानी अर्न 1 और अर्न 2 के अंदर जो मौजूद बॉल्स हैं उनकी तादाद गिवन है। राइटर ने हमसे क्या कहा है कि 1 बॉल इज़ टेकन फ्रॉम ईच अर्न, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ विल बी ऑफ सेम कलर, कि अगर दोनों में से एक एक बॉल की सिलेक्शन की जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों सेम कलर की हो। हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम बोथ बैग्स, यानी अर्न 1 में से भी वाइट आए और अर्न 2 में से भी वाइट आए। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पी ऑफ ए बराबर होगी फर्स्ट में से वाइट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई सेकंड में से वाइट की प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों में से वाइट आए, इसको ए जाहिर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट भी वाइट एंड सेकंड इज आल्सो वाइट, तो लिहाजा हमारे पास फर्स्ट में से वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि 3 वाइट हैं तो एक के केसेस 3C1 और टोटल फर्स्ट के अंदर 25 हैं, लिहाजा 25C1 टोटल केसेस हो जाएंगे, यानी 3/25। एंड सेकंड इज आल्सो वाइट, यानी सेकंड में से वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/25, क्योंकि सेकंड में भी टोटल 25 हैं, वाइट 10 है इसलिए 10/25 हो जाएगी। तो ये हमारे पास पी ऑफ ए यानी दोनों में से वाइट की प्रोबेबिलिटी व्यूअर्स आ जाएगी 30/625। लेट बी बी द इवेंट ऑफ बोथ बॉल्स आर ऑफ रेड कलर, यानी दोनों में से रेड कलर की बॉल्स आएँ, तो हमारे पास फिर ये क्या होगा, फर्स्ट में से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/25, क्योंकि रेड के केसेस 7C1 यानी 7 होंगे और टोटल 25C1 यानी 25। एंड सेकंड इज आल्सो रेड, तो हमारे पास फिर सेकंड में से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/25, क्योंकि रेड 6 हैं और टोटल 25 हैं, तो हमारे पास ये दोनों रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 42/625। इसी तरह लेट सी बी द इवेंट ऑफ बोथ आर ऑफ ब्लैक कलर्स, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास किसके इक्वल होगी व्यूअर्स, के हमारे पास फर्स्ट में से भी ब्लैक आए और सेकंड में से भी, यानी फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड ब्लैक, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट में से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 15/25 आ रही है, क्योंकि ब्लैक 15 है और टोटल 25 हैं। और इसी तरह हमारे पास सेकंड में से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 9/25 आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 135/625 आ जाएगा। अब हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए थी कि बोथ आर ऑफ सेम कलर, तो ये इवेंट किसके बराबर होगा कि यहाँ तो दोनों में से वाइट आए, या दोनों में से रेड आए, या फिर दोनों में से ब्लैक आए, तो तब हम कह सकते हैं कि सेम कलर होगा। तो लिहाजा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी, यानी दोनों वाइट या दोनों रेड या दोनों ब्लैक। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हमें रिक्वायर है। सेम कलर की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी, यानी ए जाहिर कर रहा है दोनों वाइट, बी जाहिर कर रहा है दोनों रेड और सी जाहिर कर रहा है दोनों ब्लैक को। लिहाजा दोनों वाइट हों या दोनों रेड हों या फिर दोनों ब्लैक हों, तो हमारे पास ये सेम कलर आ जाएगा। तो लिहाजा ए और बी और सी की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि यूनियन का लॉ अप्लाई होता है, एडिशनल लॉ की तरफ हम जाते हैं जब ओ और की ऑप्शन हो, तो ये बराबर होगी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी के। तो हमारे पास जस्ट प्रोबेबिलिटी के आंसर्स पुट करेंगे 30/625, 42/625 और 135/625, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फाइनल आंसर 207/625। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सेम कलर की।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात हो रही है और उसमें कंप्लीमेंट इवेंट्स के बारे में भी हमने जिक्र करना है कि कंप्लीमेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करके फिर उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करना सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6.33, द प्रोबेबिलिटी डेट अ मैन विल अलाइव इन 25 ईयर्स इज़ 3/5, कि 25 ईयर्स तक मैन जिंदा रहेगा, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। अगर हम लेट कर लें, लेट ए बी द इवेंट ऑफ मैन विल अलाइव इन 25 ईयर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की प्रोबेबिलिटी यानी पी ऑफ ए हमें गिवन है 3/5। इसी तरह एंड हिज वाइफ विल अलाइव इन 25 ईयर्स इज़ 2/3, कि वाइफ के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी आने वाले 25 साल में ये हमारे पास 2/3 है। अगर हम लेट कर लें, लेट बी बी द इवेंट ऑफ वाइफ विल बी अलाइव इन 25 ईयर्स, इट मीन्स कि पी ऑफ बी हमारे पास व्यूअर्स गिवन है 2/3। अब हमें नेक्स्ट मज़ीद प्रोबेबिलिटीज़ रिक्वायर हैं, उसकी तरफ अभी आते हैं कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए। सबसे पहले एक बात, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, कंप्लीमेंट इवेंट्स की, कि हमारे पास अगर मैन के ज़िंदा रहने की यानी ए की प्रोबेबिलिटी 3/5 गिवन है, तो फिर मैन के ज़िंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर ए ज़िंदा रहने को ज़ाहिर कर रहा है तो ए बार ज़ाहिर करेगा ज़िंदा ना रहने को, कंप्लीमेंट इवेंट होगा ये। तो ए बार की प्रोबेबिलिटी किस तरह आएगी, 1 में से ए की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो ए बार की हासिल हो जाती है, यानी 2/5। इसी तरह बी अगर जाहिर कर रहा है वाइफ के ज़िंदा रहने को और इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/3, तो बी के ज़िंदा ना रहने को जाहिर करेगा बी बार, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसके बराबर होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि हमारे पास 1/3 है। तो ये हमने कंप्लीमेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ हासिल कर लें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ कौन सी रिक्वायर हैं और उनको फिर फाइंड करना सीखते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है व्यूअर्स बोथ विल अलाइव इन 25 ईयर्स, के दोनों के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी हासिल करें, यानी मैन विल अलाइव एंड वाइफ विल आल्सो अलाइव। इट मीन्स के मैन एंड वाइफ अलाइव की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों ज़िंदा रहें, ए एंड बी, मैन के ज़िंदा रहने को ए और वाइफ के ज़िंदा रहने को अगर बी कहा हुआ है, तो बोथ विल अलाइव का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, जो कि बराबर होगी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के। पी ऑफ ए हमारे पास 3/5 है और पी ऑफ बी गिवन है 2/3 के, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 6/15 आंसर आ गया। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, किसी एक का ज़िंदा रहना या ना रहना किसी दूसरे इंसान के ज़िंदा रहने या ना रहने पे इफेक्ट नहीं होता, लिहाजा हमारे पास ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे और इसको हम इसीलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन लॉ को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास अब नेक्स्ट पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, ओनली द मैन विल अलाइव, जस्ट मैन विल अलाइव की प्रोबेबिलिटी चाहिए आने वाले 25 ईयर्स में। ओनली मैन विल अलाइव का मतलब क्या हुआ कि वाइफ जिंदा ना रहे। ओनली मैन विल अलाइव का मतलब क्या है कि मैन विल अलाइव एंड वाइफ विल नॉट अलाइव। तो लिहाजा हमारे पास फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार चाहिए, यानी वाइफ के ज़िंदा ना रहने को हमने साथ में शामिल करना है। तो मैन विल अलाइव एंड वाइफ विल नॉट अलाइव, इसका मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार रिक्वायर है, जो कि बराबर होगी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार के, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और पी ऑफ ए बराबर है 3/5 इंटू पी ऑफ बी बार, जो कि 1/3 है, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आंसर 3/15 आ जाएगा। इसी तरह व्यूवर्स हमें थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है ओनली वाइफ विल अलाइव, के जस्ट वाइफ के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी ये बराबर होगी कि मैन विल नॉट अलाइव एंड वाइफ विल अलाइव, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी, यानी हमारे पास अब रिक्वायर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास ये बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार जो कि हमने फाइंड की हुई है 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी 2/3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर इसका आ गया 4/15। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है बड़े गौर से समझ लेना है, क्योंकि लास्ट पार्ट बिल्कुल इसी से मिलती जुलती बात होगी। इसमें एटलीस्ट का जिक्र है और लास्ट पार्ट जो कि 6th पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें एटमोस्ट की बात हो रही है। तो उसके उलट ज़रा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बाकी तरीकाकार यही रहेगा सॉल्व करने का, इसलिए उसको आपने अपनी असाइनमेंट समझ के खुद से सॉल्व करना है। तो हमारे पास 4th पार्ट में क्या है, एटलीस्ट 1 विल अलाइव इन 25 ईयर्स। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, कम अज़ कम एक से कम ना जिंदा रहें, एक कम अज़ कम हो, यानी एक से ज़्यादा रह सकते हैं जिंदा, दोनों रह सकते हैं, एक से कम जिंदा ना रहे। यानी एटलीस्ट 1 विल अलाइव का मतलब क्या हुआ कि या तो मैन जिंदा रहे या फिर वुमेन जिंदा रहे या फिर दोनों के दोनों जिंदा रहे, ये एटलीस्ट 1 विल अलाइव का मतलब है। तो लिहाजा हमारे पास फिर मैन जिंदा रहे यानी ए इंटरसेक्शन बी बार, या फिर वाइफ जिंदा रहे ए बार इंटरसेक्शन बी, या फिर दोनों जिंदा रहे यानी ए इंटरसेक्शन बी।
तो लिहाजा इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को फिर ऐड करेंगे यहाँ की वजह से, तो फिर हमारे पास एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आएगी एटलीस्ट वन विल अलाइव की, यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार यानी मैन विल अलाइव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी यानी वाइफ विल अलाइव की प्रोबेबिलिटी प्लस दोनों जिंदा रहे यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इसको जस्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स इस पे अप्लाई कर देंगे। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर होगी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर होगी पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी, और इसी तरह पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के। जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर आ जाएगा 13/15। ये हमारे पास एटलीस्ट वन विल अलाइव का केस हो जाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। अगर इसी तरह एट मोस्ट वन विल अलाइव की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसका मतलब क्या है, अब एक से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, कम रह सकते हैं, यानी ए जिंदा रहे यानी ए इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी, या फिर बी जिंदा रहे यानी ए बार इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, या फिर कोई भी जिंदा ना रहे यानी ए बार इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी थर्ड स्टेप में हमें ऐड करनी पड़ेगी एट मोस्ट वन विल अलाइव के केस में। तो ये आपके पास पार्ट सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह इसका जो फिफ्थ पार्ट है नन ऑफ देम विल अलाइव यानी कोई भी जिंदा ना रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार चाहिए, ए भी जिंदा ना रहे यानी ए बार, बी भी जिंदा ना रहे यानी बी बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार चाहिए होगी यानी पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार हासिल कर लेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, हमने प्रोबेबिलिटी के जो सॉल्व करना सीखे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मजीद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचते हैं मजीद उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।